is like a PhD thesis. So at this juncture of time, since we are already getting late, it is 9:06. So with this short, in fact, introduction, I would like to hand over the session to Professor UC Vashist. His topic is philosophy of Indian higher education. So sir, it's over to you. Vashist sir, it's over to you. Thank you, sir. Thank you, Professor Sajid Jamal sahab. Thank you. I feel honored and elated. तो साथियों, हम लोग शुरू करें. First of all, I stay in my own style. सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल. आप सभी को प्रणाम. माय बेस्ट. सादर प्रणाम. आपको भी सर प्रणाम. थैंक यू सर. नमस्कार सर. सत श्री अकाल. नमस्कार सर. जब हम शुरू करें, अब हम शुरू करें. मैं 3-4 बातें शुरू में बता दूं जो हम ध्यान रखें. पहली बात कि मैं ऑनलाइन मोड को बहुत अप्रिशिएट नहीं कर पाता क्योंकि इसकी कुछ इनबिल्ट कमियां हैं. और सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं ये नहीं जान पाता, आप सबके साथ आमना सामना एक साथ नहीं हो पाता. अभी भी ये दिखा रहा है +76 अदर्स. तो ये संभव नहीं है कि मैं आप सबके साथ आमना सामना कर सकूं. इसलिए ये भी संभव नहीं है कि मैं किस सीमा तक अपनी बात कह पा रहा हूं आप तक, ये भी कुछ निश्चित नहीं रहता. ऐसी हालत में मैं 2 निर्णय लेता हूं और उसको आप स्वीकार करेंगे शायद. पहली चीज तो ये है कि मैं जो सवाल जवाब हैं, प्रश्नोत्तर हैं, अंत के 10 मिनट में, 10-12 मिनट में हम लोग उसके लिए रखेंगे. लेकिन इसी बीच में यदि कुछ आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, यू आर वेलकम टू आस्क. बीच में आप अपना इसमें हाथ खड़ा करने का बटन है, उसको रेज द हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन. नंबर 1. नंबर 2, उसकी जो सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन है जो आपके पार्ट पर आती है, वो ये है कि अक्सर हम लोगों का ऑडियो ऑफ नहीं होता. जनरली अवर ऑडियो इज ऑन. और उस पर भी और तुर्रा एक और है कि हम में से बहुत से लोग ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑफ करके अपना कुछ और गतिविधियों में रहते हैं. इसके लिए मेरी यूजीसी के सीनियर ऑफिशियल से बात हुई है, एमएमटीटीसी के ऑफिशियल से भी बात हुई है. दे ऑल एग्री. सच बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये एक प्रोग्राम मैंने बीच में छोड़ने की अनुमति चाहिए थी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू वर रिफ्यूजिंग टू कम इन द वीडियो मोड. So the implication is all of you have to be video on and audio off. और मैं इस बात को बीच बीच में 3-4 बार भी कहता रहूंगा. So that is one. Third thing is again important. That's about the medium of talking. What I understand is कि most of you, हम में से ज्यादातर लोग नॉर्थ इंडिया से ही हैं and all of them they are well conversant with हिंदी और इंग्लिश. यदि मैं हिंदी में बातचीत करूं और टेक्निकल टर्म्स एंड कोटेशंस इंग्लिश में बात करूं, will that be okay? Is there someone from northeast or extreme south who just cannot understand Hindi? If there is one, please raise your hand. Tell me, I'll be with you. यदि ऐसा नहीं है तो हमारा समय बच जाता है. I'll speak most of the time in Hindi and in a mixed kind of a language and technical terms and quotations in English. I think that. So bilingual is okay. And the technical term in English is good. Exactly. Fine. Thank you. Bilingual is आपने okay. मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. मेरी 2 रिक्वेस्ट और हैं आप लोगों से. वन इज जो आप लोग आपस में मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जो लेट आता है वो भी फिर मॉर्निंग कहता है क्योंकि आई हैव टू सी द मैसेजेस आल्सो. यदि आपको कुछ कमेंट करना होता है अबाउट द टॉपिक तो दैट आई हैव टू गो थ्रू द मैसेज आल्सो. इसलिए मेरा आपसे करबद्ध प्रणाम करते हुए रिक्वेस्ट है कि आप मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम टीचिंग देयर, ये सब ना करें, ज्यादा ठीक रहेगा. लास्ट एक रिक्वेस्ट और, कई बार आप बीच बीच में फूल से भी उड़ा देते हैं पीले रंग के. तो आई एम नॉट एबल टू अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ ए थिंग ऑल्सो. आई होप यू विल बियर मी आउट. सो हम लोग शुरू करें. देखिए उस्मा जी ने फूल उड़ाने शुरू कर दिए. तो साथियों, वी बिगिन. टॉपिक है, जैसा कि प्रोफेसर साजिद जमाल साहब ने बताया था, फिलोसफी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन. इसमें भी मैं 2-3 बातें शुरुआत में कह दूं.
देखिए, एजुकेशन से मैं और आप जुड़े हुए हैं। हमने सबने 8वीं 10वीं 12वीं बीए एमए पीएचडी एमफिल वगैरह सब किया है, एमए एमएससी एमकॉम किया है। तो मैं एजुकेशन और उसमें भी हायर एजुकेशन से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में मैं थोड़ा कम बात करूंगा। इंडिया में भी ऑल ऑफ आई थिंक आई होप ऑल ऑफ अस आर इंडियंस विद देयर आधार कार्ड, वी आर इंडियन सिटीजन्स। तो इंडियंस के बारे में भी इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा। हालांकि मैं एजुकेशन के बारे में भी कमेंट करूंगा, हायर एजुकेशन के बारे में भी कमेंट करूंगा, इंडियन के बारे में भी कमेंट करूंगा, लेकिन ज्यादातर बातचीत मैं फिलॉसफी के बारे में करूंगा, क्योंकि फिलॉसफी के बारे में हम लोगों को थोड़ी ज्यादा काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर यह है कि आप में से कम लोग फिलॉसफी क्यों आते हैं। इज देयर समवन हु हैज डन हिज एमए और बीए विद फिलॉसफी? इज देयर समवन? शरद जी है लगता है। No, या sir. फिर ऐसा होगा में पेपर पढ़ा है No, sir. दूसरी का। sir. सर हाँ, No, sir. डिम्पल जी, साक्षी जी, शरद जी ने पढ़ा है, तो मुझे सावधान होना पड़ेगा, थोड़ा संभल के बोलना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये था कि पूरी गाड़ी चलती रहे, मैं जो कुछ कहूं ठीक ही होगा। खैर, सो वी बिगिन। सो पहले हम लोग फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एजुकेशन के बारे में जानेंगे, फिर हायर एजुकेशन के बारे में जानेंगे, इंडियन के बारे में जानेंगे, और लास्ट में मैं इसको समराइज कर दूंगा कि व्हाट इज इंडियन फिलोसफी ऑफ हायर एजुकेशन। हालांकि मैं बीच बीच में भी बताता रहूंगा। So first let us go about philosophy. फिलोसफी के मैं 3 प्रकार के अर्थों की बात करूंगा। पहला होगा लेमेन्स मीनिंग, जन सामान्य की दृष्टि से अर्थ। दूसरा होगा एटाइमोलॉजिकल, भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्थ। और तीसरा होगा कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, संकल्पना की दृष्टि से अर्थ। तो सबसे पहले हम लेमन मीनिंग की जाते हैं। लेमन उसे कहा जाता है, या जन सामान्य उसे कहा जाता है, जिसने उस विषय का औपचारिक रूप से अध्ययन नहीं किया है। A person who has not done a formal learning in that particular area is a layman for that. For example, मैं हिस्ट्री के लिए लेमन हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए लेमन हूँ, पॉलिटिकल साइंस के लिए लेमन हूँ, क्योंकि ये मैंने 8वीं तक पढ़ी थी, तो मैं इनके बारे में ना के बराबर जानता हूँ। लेकिन मैं एमएससी बॉटनी हूँ, तो बॉटनी के बारे में लेमन नहीं माना जा सकता। मुझे फिलोसफी एमए फिलोसफी हूँ, फिलोसफी के बारे में लेमन नहीं माना जा सकता। बीएड एमएड एमफिल पीएचडी एजुकेशन में किया है, तो एजुकेशन के बारे में भी मैं लेमन नहीं हूँ। तो लेमन क्या सोचता है, कॉमन आदमी क्या सोचता है फिलोसफी के बारे में? हालांकि हमने और आपने अपनी जिंदगी में फिलोसफी शब्द का अनेकों बार प्रयोग किया होगा। यू मस्ट हैव यूज्ड इट इन सम अदर सेंस। अब वो कैसे यूज करते हैं या किस सेंस में यूज करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। कहा जाता है, एक मीनिंग लोग कहते हैं कि समथिंग विच इज डीप एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत गहरा है, बहुत विषम है, बहुत मुश्किल सा है, बहुत रड्डम गड्ड सी हैं चीजें, वी आर नॉट वेरी क्लियर। समथिंग विच इज एब्स्ट्रैक्ट, बहुत ज्यादा अमूर्त है, बहुत ज्यादा ओएचपी की बात की जाती है, ओवरहेड प्रोजेक्शन, जो दिमाग से ऊपर चला जाता है। समथिंग विच इज ओएचपी, ओवरहेड, दिमाग के ऊपर से चला जाता है। इट इज टू एब्स्ट्रैक्ट, टू कॉम्प्लेक्स, टू डीप। एक और मीनिंग लिया जाता है फिलोसफी का, समथिंग विच इज रिलीजियस, विच इज डिवाइन, विच इज गॉडली, विच इज स्पिरिचुअल। जो कुछ धार्मिक है, दिव्य है, ईश्वरीय है, आत्मिक है, उसको भी हम कह देते हैं कि भैया ये फिलॉसफी की बातें हैं, बड़ी गहरी। एक और बात कहा जाता है कि वर्ल्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के बाद क्या दुनिया है, दुनिया की बात करना, कयानात की बात करना, ब्रह्मांड की बात करना, इधर ये बात करना भी फिलॉसफी की बातें हैं। एक और मीनिंग लिया जाता है लाइटर सेंस में, मैं कहूं, अक्सर हम प्रैक्टिकल सेंस में कहते हैं, समवन हु इज एक्सेंट्रिक, सिनिक, एब्सेंट माइंडेड और इवन हाफ मैड। जो कुछ थोड़ा सनकाया हुआ होता है, हल्का सा पगलाया सा हुआ होता है, खोया खोया सा रहता है, और हम कहते हैं अध पगलाया सा रहता है। मैं अक्सर एक उदाहरण लिया करता हूं, एक बड़ा
इंटरेस्टिंग सा जोक सा है। पंजाब के किसी गांव में झंडा सिंह पढ़ता था, अगले दिन इंस्पेक्शन था, मास्टर जी ने कहा कि तू मत आना, फिर बाद में आया कि नहीं इंस्पेक्शन खराब हो जाएगा, अटेंडेंस पूरी चाहिए, तू आना सही लेकिन बोलना मत, क्योंकि झंडा सिंह बहुत सवाल उठाया करता था। तो अगले दिन इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्टर आया, इंस्पेक्टर ने कहा कि एक रेल, और सब पूछा इधर उधर की बात, ये एक रेल पूरब से पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर की गति से जा रही है, बताओ मेरी उम्र क्या है। सब चुप हो गए, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। झंडा सिंह ने देखा कहते ये तो कोई नहीं बोल रहा है, ये तो मौका है। झंडा सिंह ने हाथ खड़ा कर दिया, अध्यापक ने आंखें तरेरी, लेकिन इंस्पेक्टर ने देख लिया कि बोल बेटा बोल, बता बता। कि जी बता दूं? कि हाँ। कि जी आपकी उम्र 56 साल है। ये तो सही निकाल दिया, कैसे निकाला जरा बता। कि जी मेरे घर में मेरा बड़ा भाई है, वो 28 साल का है और वो ऐसे ही सवाल पूछता है और उसने बीए फिलोसफी किया है और वो आधा पागल है। यानी आप 56 वर्ष के हो, क्योंकि आप पूरे पागल हो, आप पक्का एमए फिलोसफी भी होंगे। एक और किताब का मैं हवाला देना चाहूंगा, यहाँ दुनिया की सर्वप्रसिद्ध किताब है, कॉमन आदमी के लिए लिखी गई थी। इस किताब के मैं थोड़े कशीदे काटना चाहूंगा, बाद में बताऊंगा। 1930 में ये किताब मेरे पास पहली बार एडिशन आया था और मेरे पास ओरिजिनल एडिशन था, लेकिन कोई मेरा छात्र उसको मुझसे ज्यादा प्रेम करता था, तो अब वो मुझ पर नहीं है एडिशन। 1930 में विल ड्यूरांट की किताब आई थी और कॉमन लेमैन के लिए लिखी गई थी। लेकिन जब मैं पहली बार अमेरिका गया, वहां प्रोफेसर फिट्जगेराल्ड से बात हो रही थी, तो वो बोले कि बातचीत है विल ड्यूरांट की आ गई थी, कहने लगे आप भी विल ड्यूरांट पढ़ाते हैं? मैंने कहा हाँ साहब, विल ड्यूरांट के बिना तो एमए फिलोसफी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यस। वो कहते हैं हम एमए फिलोसफी नहीं मानते यदि किसी आदमी ने विल ड्यूरांट को नहीं पढ़ा है। और मजे की बात, ये किताब कॉमन आदमी के लिए लिखी गई थी। और एक और मजे की बात है कि यदि आप गलती से इस किताब के 40 पेज पढ़ लें तो आप इस किताब को पढ़े हुए भी नहीं मानेंगे। विल ड्यूरांट स्टोरी ऑफ फिलोसफी। एक और बात, हम लोग और गेराल्ड साहब मजे में बात कर रहे थे कि शायद इसकी पत्नी ने 13 वॉल्यूम की एक किताब लिखी, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, जो फिर मैं कहूंगा दुनिया की एक शानदार किताब है। लेकिन स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन इतनी कॉमन नहीं है, इतनी पॉपुलर नहीं है, लाइब्रेरी में एक बार भी इशू नहीं होती। और विल ड्यूरांट की स्टोरी ऑफ फिलोसफी हर 5 साल में प्रिंट आ जाता है, नया आउट ऑफ प्रिंट हो जाती है। तो हम लोग मजाक कर रहे थे कि शायद इसकी ने अपनी पत्नी से कहा होगा कि हे सुभगे, तुझे 13 वॉल्यूम की किताब लिखनी पड़ी है, मैं एक ही वॉल्यूम की लिखूंगा। खैर, विल ड्यूरांट की किताब से मैंने 2 डेफिनेशन ली है, 2 लेमेंस की डेफिनेशन ली है, वो मैं शेयर करूं। वो कहता है philosophy is searching of a black cat in a dark room when it is not there. फिलोसफी अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को ढूंढने की प्रक्रिया है जब बिल्ली है ही नहीं। मतलब धूल में लठ मारना, बेसर पैर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, और ये इसीलिए यही फिलोसफी है। विल ड्यूरांट ने एक और लेमन्स के लिए परिभाषा दी कि लेमन क्या सोचता है? कि लेमन सोचता है philosophers are cowards, they do not fight with swords, rather they fight with words. फिलोसोफर वो डरपोक लोग हैं जो तलवारों से नहीं शब्दों से युद्ध लड़ते हैं। तो शब्द युद्ध, वाक युद्ध, तर्क शास्त्र, महिमा मंडन, तर्कों के आधार पर बात करना, ये सारी बात फिलोसफी का दम है, ये बात सच है। तो ये भी फिलोसफी की ये सारी एक और मीनिंग है फिलोसफी का, प्रैक्टिकल मीनिंग, डाउन टू अर्थ मीनिंग। दोस्तों, ये मैं यदि किताब ले लूं, मेरे सामने है, ये इंग्लिश की डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। तो ये किस चीज की किताब है, किस सब्जेक्ट की है? ये अंग्रेजी की किताब है। तो इसीलिए मान लो मैं कोई किताब ले लूं, उसमें फिलोसफी लिखा हो, तो ये किस चीज की किताब हो गई? फिलोसफी की किताब हो गई। या इसको और प्रैक्टिकली दूसरी तरह से चल दीजिए, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्लास चल रही है, तो आप कहेंगे ये कहाँ, यहाँ क्या किया जा रहा है? कि हाँ जी केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। ये बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। टीचर क्या पढ़ रहा है? केमिस्ट्री पढ़ रहा है।
तो केमिस्ट्री क्या होगा? केमिस्ट्री इज समथिंग विच इज टॉट इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इज केमिस्ट्री। बाबा कहाँ है? स्कूल के सामने। स्कूल कहाँ है? बाबा के सामने, घर के सामने। दोनों कहाँ है? आमने सामने। ये पैराडॉक्सिकल डेफिनेशन हो गई, इससे कुछ मतलब हासिल नहीं होता। So something which is taught in the department of philosophy is philosophy. This is also one definition, but it does not take us anywhere. चलिए, हम ये सब हो गई लेमेन की परिभाषाएं, जन सामान्य की परिभाषाएं। अब हम आते हैं एटाइमोलॉजी, शब्द मीमांसा। एटाइमोलॉजी भाषा विज्ञान और दर्शन की वह शाखा है जो शब्दों के शाब्दिक अर्थ से संबंध रखती है। यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक शब्द है फिलोसफी और हिंदी में हम इसको कहते हैं दर्शन। तो हिंदी का शब्द दर्शन और फिलोसफी का शब्द फिलोसफी। मजे की बात यह है कि चूंकि ये दोनों शब्द अलग अलग समाज से, अलग अलग संस्कृतियों से आए हैं, इसलिए हालांकि हमारा प्रैक्टिकल की दृष्टि से दोनों का अर्थ एक हो सकता है, लेकिन एटाइमोलॉजी की दृष्टि से फिलॉसफी का जो अर्थ है वो दर्शन के अर्थ से अलग है। तो इसलिए एटाइमोलॉजी में हमें दो अर्थ देखने पड़ेंगे। तो हम पहले फिलॉसफी का अर्थ देखते हैं। ग्रीक और लैटिन भाषा से शब्द आया है फिलॉसफी। फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है और दोनों के बीच में कनेक्टिव लगाया है। फिल ओ सॉफी, FPHIL, फिल, ओ कनेक्टिव हो गया, सॉफी SOPHY, सॉफी यानी विजडम। फिल माने लव या अट्रैक्शन, विजडम यानी विवेकशीलता, विवेक। तो परिभाषा बनी, जो विवेक से प्रेम करे फिलोसोफर है, और विवेक से प्रेम करने की क्रिया फिलोसफी है, बशर्ते विवेक लड़के का नाम नहीं है, एक गुण का नाम है। फिलोसफी इज एन एक्ट ऑफ विजडम, ए प्रॉपर्टी ऑफ विजडम। विवेकशीलता से जो प्रेम करे वो फिलोसोफर है, और जो हमें जो विषय या जो हमें विवेकशीलता से प्रेम करना सिखाए वो सब फिलोसफी है। ऑल दैट इज फिलोसफी। अब विवेकशीलता का मतलब क्या होगा, हमें फिर इसके प्रैक्टिकल मतलब में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं फिर एक उदाहरण लूंगा, एक छोटी सी कहानी से लूंगा। एक बड़े राजा साहब थे, उनकी रानी के कहने पर उन्होंने अपने साले साहब को मंत्री तो बना दिया, लेकिन रानी साहिबा कहती रहती थी महामंत्री बनाओ। तो कहते महामंत्री लायक नहीं है, इसमें विवेकशीलता नहीं है कुछ भी, इसमें ये सोचने का ऐसा नहीं है। तो उनका कैसे नहीं है बताओ। एक बार ऐसा हुआ कि राजा साहब अपने लावा लश्कर के साथ 300-400 सवारों के साथ, सेनानियों के साथ अपना जा रहे थे कहीं दूर। जाकर जंगल में जब गए तो उन्हें कहीं दूर से शोर सुनाई दिया। तो उन्होंने देखा कि अच्छा मौका है। उन्होंने अपने साले साहब को, मंत्री जी को भेजा कि मंत्री जी मालूम करके आइए शोर क्यों हो रहा है। मंत्री जी गए, लौट कर आए। उन्होंने कहा जी दो किसान हैं, वो आपस में मेड़ पर पेड़ है, उस पर पेड़ पर झगड़ा कर रहे हैं कि एक कहता है ये पेड़ मेरा है, एक कहता है ये पेड़ मेरा है। उनका कि मंत्री जी एक काम और करिए, गांव के बड़े बूढ़े लोग कहाँ हैं, गांव के और लोग कहाँ हैं, ये भी तो मालूम करके आइए। देखिए, वो फिर गया, दोबारा देखा। उन्होंने कहा जी गांव के ज्यादातर लोग वहीं आ गए हैं और आधे लोग इधर हो गए, आधे लोग इधर हो गए और शोर अब बढ़ रहा है। उनका अच्छा ये जाइए, फिर तीसरी बार भेजा उन्होंने कहा अच्छा ये बजाइए कि गांव के पंचायत के लोग कहाँ हैं, पंच कहाँ हैं, सरपंच कहाँ हैं, बड़े बूढ़े लोग कहाँ हैं, झगड़े को शांत करें, इतना शोर क्यों बढ़ रहा है। वो फिर गए तीसरी बार। उन्होंने कहा जी पड़ोस के गांव में किसी वृद्ध सरपंच की डेथ हो गई है, इसीलिए सारे गांव के बूढ़े बूढ़े और बड़े बूढ़े और सरपंच पंच लोग सब वहीं गए हैं। अब इन्होंने फिर दोबारा अपने महामंत्री को बुलाया, जो उनके महामंत्री थे या मुख्यमंत्री थे, उनसे कहा कि जरा वहां शोर हो रहा है, मालूम करके आइए। उन्हें नहीं पता था कि मंत्री भी गया था ऐसे 3 बार। वो गए, थोड़ी देर लगाई, लौट कर आए और उन्होंने बताया कि जी 2 लोग मेड़ पर झगड़ रहे थे, ज्यादातर गांव के लोग ये थे, बड़े बूढ़े वहां गए थे। मैंने बता दिया कि राजा साहब को पता चल गया, राजा साहब इस बात पर खुश नहीं है कि आप लोग शोर कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। ये अमन चैन को आप दूर, अमन चैन से
आप नहीं रह रहे, ये गलत बात है। उन दोनों में मैंने समझौता करा दिया है। अब मैं राजा की ओर से आया हूं, तो मैं आपको आदेश देता हूं कि ये पेड़ ना आपका है ना आपका, ये पेड़ राजा का है। और जब ये पेड़ सूख जाए तो इसको काट कर इसके लकड़ी जो है के खजाने में जमा कर देना। अब सब हो गया, सब लोग चलेंगे, झगड़ा खत्म हो गया। दूसरे आदमी को विवेकशील माना जाएगा, क्योंकि दूसरे आदमी ने सारी परिस्थितियों को चारों ओर से देखा, समझा, विवेकशीलता से निर्णय लिया और झगड़े को समाप्त कर दिया। विवेकशीलता के बारे में एक और चीज कही जाती है विल डुरांट ने, और इधर उधर की किताबों में भी और काफी बात की जाती है। आप पाएंगे ऐसा नहीं है कि विवेकशीलता अमेरिका के लोग ही विवेकशील थे, ऐसा नहीं है कि केवल बड़े लोग ही विवेकशील हैं, बच्चा भी विवेकशील हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही विवेकशील हैं, स्त्रियां भी विवेकशील हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि गोरे लोग ही विवेकशील हैं, काले लोग भी विवेकशील हो सकते हैं। अर्थात अफ्रीका के गरीब देश की छोटी उम्र की बच्ची, गरीब बच्ची भी विवेकशील हो सकती है। और इसके विपरीत जरूरी नहीं अमेरिका जैसे बड़े देश के अमीर जगह का अमीर आदमी भी, गोरा आदमी भी, बड़ी उम्र का आदमी भी जरूरी नहीं कि विवेकशील हो। सो विवेकशीलता एक ऐसा गुण है। सच बात यह है, यहाँ फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मेरी और आपकी दादी नानी विवेकशील थी, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। मेरी आपकी दादी नानी के मुकाबले मैं और आप विवेकशील हैं या नहीं, ये बात पक्का नहीं है, लेकिन दादी नानी विवेकशील थी, ये बात पक्का है। तो चीजों को सारे परिप्रेक्ष्य में समझना, गुनना, जानना, हर तरह से देखना, हर तरह से संतुलन करना और फिर बात कहना, फिर बात इस गुण को अपनाना, ये विवेकशीलता कहलाएगा। अब हम आते हैं दूसरी परिभाषा, एटाइमोलॉजी, जो कि हिंदी में दर्शन शब्द है। दर्शन के लिए फिर मैं कहूं, दर्शन के लिए हम कहते हैं वाक्यों में प्रयोग करें हम। शर्मा जी कहां से आ रहे हो? कि मंदिर के दर्शन करने के आ जाऊं। फिर पूछे हम कि शर्मा जी आपके दर्शन तो होते ही नहीं है। आप प्रयोग कीजिए, कई तरह से दर्शन शब्द को प्रयोग कीजिए, आप पाएंगे कि हम कभी कुत्ते, घोड़े, गधे या चोर के ये नहीं कहते कि हमने चोर के दर्शन किए हैं, कुत्ते, घोड़े, गधे के दर्शन किए। हम जिसके दर्शन कहते हैं, करने के लिए कहते हैं, उसको अपने से ऊंचा मानते हैं, माननीय मानते हैं, उसके लिए रेस्पेक्टफुल रहते हैं और उससे मिलने में हमें आनंद आता है। अरे आनंद आ गया, आपके दर्शन हुए, आपके बड़े हमारे सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। और हम उसको, सच बात है, वी स्ट्राइव टू मीट हिम। गॉड है या खुदा है या जो भी है, उसको हम टू बी रूबरू होना, उर्दू में एक शब्द है रूबरू होना। हालांकि उर्दू के लोग कहते हैं कि मेरा ये ट्रांसलेशन गलत है, पर मैं जस्ट बातचीत करने के लिए मैं इसको उपयोग कर रहा हूँ। तीन शब्द यदि हम तोड़ लें, रूह, ब रूह, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से आमना सामना होना, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से साक्षात्कार होना। मंदिर में भी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब हम कहते हैं कि हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए थे। तो एक आत्मा का दूसरी आत्मा से आमना सामना, साक्षात्कार होगा। कठोपनिषद में एक सवाल उठाया गया है, व्हाट इज दैट बाय नोइंग व्हिच एवरीथिंग कैन बी नोन? ऐसा क्या है जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? फिर सवाल उठाया, ऐसा क्या है जिसके देखने से सब कुछ देखा जा सकता है? तो फिर वही सवाल उठेगा कि ऐसा क्या है जिसके दर्शन करने से सब कुछ दर्शन हो जाए? फिर इस मामले में अनेक मतांतर है। सब लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं कि गॉड है, ईश्वर है, आत्मा है, उस सबको वही सर्वोपरि है और उसके देखने से सब कुछ देख लिया, ये मान लो। आज भी सारी दुनिया में ये माना जाता है कि वन हु हैज, जिसने ईश्वर के साथ सीधा साक्षात्कार किया है, उसको हम बड़ा भागी मानते हैं और वो कहते हैं मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने ईश्वर के दर्शन कर लिए। लेकिन अपने यहाँ एक ऐसा भी आदमी हुआ भारत में जिसने कहा if I am allowed to choose between God and truth, I will go for truth because within truth God is already there.
यदि मुझे सत्य और ईश्वर में से चुनने को कहा जाए तो मैं सत्य को चुनूंगा, क्योंकि सत्य में ईश्वर है ही। महात्मा गांधी ने बड़ा साफ कहा, सत्य में ऑलरेडी ईश्वर है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी बात साफ है, सत्य कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं आना चाहिए, मेरे इसमें पेन है ये सत्य है, या कि ये मेरे हाथ में ये चूहा है ये सत्य है, या कि ये चश्मा है ये सत्य है। छोटा मोटा सत्य नहीं होना चाहिए, सांसारिक सत्य नहीं होना चाहिए, मंडेन ट्रुथ नहीं होना चाहिए, रुपया पैसे का 99 फेर का सत्य नहीं होना चाहिए। यदि सत्य हो तो गॉडली हो, अल्टीमेट हो, डिवाइन हो, परम सत्य हो। इसलिए जो परिभाषा बनेगी, अब बनेगी दर्शन का अर्थ है परम सत्य के साथ साक्षात्कार करना, और जिसने परम सत्य के साथ साथ साक्षात्कार किया है वो दार्शनिक है। अब यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आप सभी लोग दार्शनिक हैं, क्योंकि आप अपने अपने विषय के परम सत्य को अपने छात्रों को बताते हैं। बॉटनी है, जूलॉजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है, आप अपने विषय के परम सत्य को अपने छात्रों को बताते हैं। तो वही तो है जो परम सत्य के दर्शन करना बताए। तो आप अपने बॉटनी के, जूलॉजी के, हिंदी हिस्ट्री के परम सत्य के दर्शन कराने सिखाते हैं। सो एवरी टीचर इन दिस वर्ल्ड इज ए दार्शनिक। और ये भारतीय दर्शन भी इस बात को मानता है। भारतीय दर्शन में एक बड़ी टिपिकल बात कही गई है। सो दे से ओके फाइन फाइन फाइन, वो कहता है कि all of us are philosophers, all of us are darshanik, because all of us are teaching our students about the ultimate truth of our subject. उज्मा जी कह रही थी कि मैं हिंदी में भी साथ साथ डेफिनेशन का बताता जाऊं, so I am telling it. तो वो कहता है कि all teachers, school teachers or college teachers or university teachers are telling their students about the ultimate truth of their respective subject, of their area of teaching. So they are also philosophers. So in Indian thought also, philosophers by and large, philosophy, religion and education have been rolled up in one in Indian philosophy. Whether so this was conceptual meaning, etymological meaning. Now I go for the conceptual meaning. संकल्पनात्मक अर्थ की ओर अब हम जाते हैं। संकल्पनात्मक अर्थ भी 3 अर्थ लिए हैं मैंने, 2 विल ड्यूरांट की किताब से लिए हैं और एक अलग से लिया है, मैं बताता हूं। सो फर्स्ट वी गो टू द फर्स्ट मीनिंग गिवन बाय विल ड्यूरांट इन हिज बुक स्टोरी ऑफ फिलोसफी। आप गलती से पढ़ लीजिए किताब को, आपको इतना आनंद आएगा। हालांकि मैं कहा करता हूं कि हमारी आधुनिक परंपरा कॉलेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ना पढ़ने की, यदि आप पढ़ेंगे यू विल एंजॉय द बुक लाइक एनीथिंग। हालांकि और भी किताब है, गार्ड की किताब है और अपना क्लासिकल फिजिक्स की फिलोसफी की किताबें भी है, बट विल ड्यूरांट इज सुपर्ब, इट सरपासेस ऑल ऑफ देम। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग में पहला मीनिंग वो देता है, वो कहता है, विल ड्यूरांट कहता है, thinking of things in totality is philosophy. Thinking of things in totality, वस्तुओं के बारे में फिर वो क्लासिफाई करता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार, पर्सन, थिंग्स, प्लेस and even ideas. Thinking about them in totality is philosophy. Let us take an example of a teacher's tool, that is chalk. If you ask a person from chemistry का आदमी से कहो कि ये क्या है, कि this is calcium carbonate, और उस पर 40 पेज का मोनोग्राफ लिख देगा, कैल्शियम कार्बोनेट का है और ऑक्सीडेशन ये है, रिडक्शन ये है, हाइड्रोजनेशन ये है, ऑक्सीडेशन ये है, ऑक्सीजन से ऐसे क्रिया करता है, मेटल से ऐसे क्रिया करता है, नॉन मेटल से ऐसे करता है, एसिड से ऐसे करता है, बेसिस से ऐसे करता है। He'll write a child 40 पेज मोनोग्राफ ऑन chalk, कैल्शियम कार्बोनेट। फिजिक्स वाले से आप पूछे कि व्हाट इज दिस,
फिजिक्स वाला फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज बता देगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता देगा, एटॉमिक प्रॉपर्टीज बता देगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बता देगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बता देगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता देगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और पता नहीं क्या क्या बता देगा. ही विल आल्सो बी एबल टू राइट समथिंग. यदि आप मैथमेटिक्स में, मैंने प्रोफेसर पीके शर्मा जी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च थे मेरे मित्र, मैंने उनसे पूछा, सर व्हाट इज दिस? He said this is a tapering cylinder according to mathematics, and tapering cylinder it is broader at the base and smaller at the less broader at the tip. और इसका नीचे का एरिया का फार्मूला ये है, इसका ऊपर का एरिया का फार्मूला ये है, इसका सरकमफ्रेंस का फार्मूला ये है, इसका वॉल्यूम का फार्मूला ये है. He will be able to even, मतलब 40 ना सही 2-4 पेज तो वो उस पर चौक पर लिख देगा. That will be mathematics of chalk. In India, ओके दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, आप में से ज्यादातर लोग, काफी लोग वीडियो मोड पर नहीं हैं. प्लीज कम ऑन द वीडियो मोड प्लीज. ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑन प्लीज. ये एक, मैं बेईमानी तो नहीं कहूंगा, शब्द प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, बट एथिकली, नैतिकता कहती है कि हम वीडियो मोड पर ही रहें. भारत में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 70% चौक बच्चे बनाते हैं. सो सपोज यू आस्क दिस कि ये क्या है, तो हो सकता है ये उत्तर दे कि ये मेरा फांसी का फंदा है, इसने मेरा बचपन खत्म कर लिया. दिस चौक इज ए गिलोटिन, दिस चौक इज ए रोप ऑफ हैंगिंग फॉर मी, इट हैज रूइंड माई चाइल्डहुड. यदि आप एक उसके चौक के मालिक से पूछो कि ये क्या है, वो कहेगा मेरी रोजी रोटी है, आई एम अर्निंग माई लाइवलीहुड, आई एम अर्निंग माई ब्रेड एंड बटर थ्रू दिस चौक. मेरे मित्र प्रोफेसर दास काशी विद्यापीठ में हेड डीन रहे थे, मैंने उनसे पूछा ये क्या है, कहते क्रांति का औजार है ये चौक, इट्स ए टूल ऑफ क्रिएटिंग रिवॉल्यूशन. हर अध्यापक हर दिन हर कक्षा में अनेकों क्रांतियां करने का काम चौक के द्वारा करता है. चौक से डॉक्टर्स बनाते हैं, मास्टर्स बनाते हैं, लॉयर्स बनाते हैं, थिंकर्स बनाते हैं, बॉटनिस्ट बनाते हैं, रिसर्चर्स बनाते हैं, बैंकर्स बनाते हैं, और पता नहीं हर तरह के दुनिया के लिए जो आदमियों की जरूरत है, जैसे आदमियों की जरूरत है, वो सब अध्यापक कक्षा में रिवॉल्यूशन के द्वारा बनाता है. एंड दैट रिवॉल्यूशन इज अकरिंग थ्रू चौक. सो देयरफॉर चौक इज ए टूल ऑफ रिवॉल्यूशन. अब मैं इन चीजों को जोड़ लूं, थिंकिंग ऑफ थिंग्स इन टोटलिटी. जो चौक एक कैल्शियम कार्बोनेट था, वो एक टेपरिंग सिलेंडर भी है, वो एक फांसी का फंदा भी है, और वो एक क्रांति का औजार भी है. सो दैट होलिस्टिक व्यू, taking into consideration the all point of view, that of a physics or chemistry or mathematics or the economics person or this person or that person, is totalistic view is a philosophy of chalk. इसी तरह से we can make philosophy of a person, we can have philosophy of a place, we can have philosophy of an idea. अगले हिस्से पे जाते हैं, दूसरी परिभाषा लेते हैं. वो कहता है, दूसरी परिभाषा विल ड्यूरेंट की ही है, consistent questioning and persistent answering is a philosophy. Consistent questioning and persistent answering, लगातार पूछते रहना और लगातार उत्तर देते रहना ही फिलॉसफी है. जी ये तो संभव ही नहीं है, सारे सवाल कभी तो खत्म हो जाएंगे. Your questions will go to finish at least someday. Okay, no. एक डेकार्टे, रेने डेकार्टे नाम का एक फिलोसोफर हुआ है, वो कहता है कि नो, इफ यू डबल द नोन यू क्वाड्रपल द अननोन. आप ज्ञान को दुगना कर दो, अज्ञान 4 गुना हो जाएगा. 1638 में थ्योरी आई थी, सेल थ्योरी. उसमें उन्होंने 2 बातें बताई. सेल इज द बिल्डिंग बेस ऑफ लाइफ, और दूसरा उन्होंने कहा देयर इज समथिंग इन बिटवीन, जो कि बाद में न्यूक्लियस कहलाया, कुछ डार्क स्टेन से आया था. देयर इज समथिंग डार्क इन बिटवीन दैट, लेटर ऑन इट वाज नोन एज न्यूक्लियस. उन्होंने 2 बातें बता दी, कम से कम 10 बातें नहीं बताई.
सेल क्या खाता भी है, सेल क्या मरता भी है, सेल क्या रिप्रोड्यूस भी करता है, एक सेल के दूसरे सेल से क्या रिश्ते हैं, सेल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाता है, सेल क्या डिवाइड भी होता है, ये सारे दसियों सवाल। और न्यूक्लियस के बारे में फिर और सवाल, न्यूक्लियस का क्या कार्य है, न्यूक्लियस और सेल के आपस में क्या रिश्ते हैं, क्या न्यूक्लियस भी मरता है, यदि सेल मरता है तो क्या न्यूक्लियस भी रिप्रोड्यूस करता है, सेल रिप्रोड्यूस करता है, तो दसियों बीसियों सवाल ला दिए। सो इफ वी डबल द नोन वी क्वाड्रपल द अननोन। तो परिभाषा बनी लगातार पूछते रहना और लगातार उत्तर देते रहने की ना खत्म होने वाली प्रक्रिया ही फिलोसफी है। फिलोसोफर कहता है मेरी जिंदगी एक मुसलसिल सफर है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। मेरा जीवन एक ना खत्म होने वाला सफर है। The moment I get my answer to the question, I further increase my destination। और मैं आगे की मंजिल और अपनी आगे बढ़ा देता हूँ। मेरी जिंदगी एक मुसलसिल सफर है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। So that unending quest in human beings, मानव में ना खत्म होने वाली उत्कंठा की परंपरा, संस्कृति, सारी दुनिया का आदमी हर उम्र तक उत्कंठित रहता है नया जानने के लिए, हर कुछ नया जानने के लिए। उत्कंठा खत्म नहीं होती। मैं अक्सर मजाक में कहा करता हूँ, हालांकि एक बड़ा बढ़िया हुआ है, हम लोगों ने रिसर्च कराई थी एक बार एमएड लेवल पर। हमने देखा कि तीसरी चौथी पांचवी क्लास में सारे दिन बच्चा एक कम से कम 4-5 सवाल पूछता है टीचर से। 30 बच्चे हैं तो 150 सवाल एक दिन में आ जाते हैं। ऑन एन एवरेज 150 सवाल पूछ लेता है प्राइमरी कक्षा में। हमारे यहाँ आया था 12वीं कक्षा में सारे दिन में 5 सवाल नहीं पूछता। ये क्या हुआ? क्या उत्कंठा समाप्त हो गई? नहीं, सच बात यह है स्कूली सिस्टम ने ये उत्कंठा खत्म कर दी है। और यदि खत्म नहीं मतलब कम कर दी है, बहुत कम कर दी है। कि ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं। यदि कभी मेरा आपका स्कूटर या कार मैकेनिक ठीक करने आता है, खराब हो जाती है, मैकेनिक ठीक करने आता है, तो मैं आप यूं मुंह डाल के अपना सिर डाल के क्यों देखते रहते हैं कि क्या कर रहा है? We are just curious to know what he is doing। हम जानते नहीं है, हम मास्टर नहीं है, but still we want to know what is going on। So every man is by nature is a curious man। तो वो उसे लगातार प्रश्न पूछते रहना और लगातार उत्तर देते रहने की ना खत्म होने वाली प्रक्रिया ही दर्शन है। एक थर्ड परिभाषा हमारे यहाँ से जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य जी ने बताई थी। प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य जी कहते हैं अपनी किताब में, उनकी किताब का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, उसमें कहा था philosophy is so deeply diffused into the wholeness of human mind that sorry ये दूसरा वो है, उनकी परिभाषा ये है, मुझे अब याद आया, understanding and appreciating life and universe as a whole is a philosophy। I repeat, understanding and appreciating life and universe as a whole is philosophy। मैं अपने एमएड की क्लास में पूरा एक पीरियड लगा के इसी डेफिनेशन पर चर्चा किया करता हूँ कि इस डेफिनेशन के अर्थ निकाला करता हूँ, और हमारे छात्रों ने इसी परिभाषा में से 10, 11, 12, 13 अर्थ निकाले। What is understanding life? What is appreciating life? What is life as a whole? What is universe as a whole? What is understanding life as a whole? What is appreciating life as a whole? इस तरह से करके हम क्लास में पूरे लिखवाते हैं और 12, 14, 15, 13 सवाल बन जाते हैं। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी घट रहा है, उस सबको समझना और सराहना करना ही दर्शन है। मैं इस पर फिर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। मेरे ताऊ जी ने मुझे खेत में पानी देते हुए ये कहानी सुनाई थी। मैं एमएससी बॉटनी हो गया था, तब भी मुझे ये समझ में नहीं आई थी।
लेकिन उनकी कहानी सुनने के बाद ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई थी। एक होता है पेड़ खिरनी का, खिरनी जैसा पेड़ होता है। खिरनी एक निबोली जैसा एक बहुत ऊंचा बड़ा पेड़ होता है, निबोली की तरह का, पीले रंग की खिरना नाम का फ्रूट लगता है उस पर। तो एक व्यक्ति खिरनी के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और बोला कि हे ईश्वर, तूने क्या किया, तूने सारी दुनिया गलत बना दी, ऐसा क्या किया? अरे खिरनी को तरबूज जितना ना बनाता तो खरबूज जितना तो बना देता। इतना ऊंचा पेड़ लगाया है, क्या मतलब है? इतना ऊंचा पेड़ लगाने के बाद कम से कम इतना बड़ा तो बनाता। इतने ही एक खिरनी उसकी नाक पर गिरी। हे खुदा माफ करना, गलती हो गई, बहुत गलती हो गई। यदि आज ये खिरनी तरबूज और खरबूज छोड़ आम जितनी भी बड़ी होती तो मेरी नाक वहां नहीं होती जहां है। मैंने एमएससी बॉटनी करने के बाद ये बाद में और अब तभी भी मतलब बहुत बाद में समझ में आया कि जितना ऊंचा पेड़ होता है जनरली फल छोटा लगता है। तरबूज और खरबूज बेल पर लगते हैं, नारियल के नीचे कोई लेटता नहीं है, कटहल का पौधे पर फल तने पर चिपका रहता है। सो दिस नेचर, टू अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर ऑफ नेचर, टू अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ नेचर, टू अप्रिशिएट दिस नेचर, इसकी सराहना भी करना, ये सब दर्शन है। ये हो गया जी कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। अब हम एक और उस पर आते हैं मुद्दा कि फिलोसफी के और विषयों से क्या रिश्ते हैं। ये दूसरा पक्ष है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ फिलोसफी विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। विल ड्यूरांट ने, मैं उसी का सहारा लूंगा फिर, विल ड्यूरांट ने फिलोसफी को साइंस से कंपेयर किया है। हालांकि आइंस्टीन ने बाद में कहा कि ये कंपैरिजन गलत था, वो उससे एग्री नहीं करता। मैं दोनों बातें बता देता हूं। विल ड्यूरांट कहता है साइंस सेव्स इन रिटेल बट किल्स इन मासेस। इक्का दुक्का रूप में बचा देती है लेकिन मारती है सामूहिक रूप से। साइंस इज डेस्क्रिप्टिव while philosophy is prescriptive। साइंस डिस्क्राइब करती है, फिलोसफी हमें सलाह देती है। साइंस गिव्स अस नॉलेज, इट इज फिलोसफी विच गिव्स अस विजडम। विज्ञान हमें ज्ञान देता है, फिलोसफी हमें विवेकशीलता देती है, लगातार प्रश्न पूछने और ये समझने का मन देती है। साइंस इज एनालिटिक, विज्ञान विश्लेषणवादी है, फिलोसफी सिंथेटिक है। एनालिटिक होने के साथ साथ सिंथेटिक भी है, समन्वयवादी है, सबको मिलकर चलती है, इकट्ठा होलिस्टिक होकर चलती है। साइंस इज पार्ट, फिलोसफी इज होल। साइंस पार्शियल ट्रुथ बताती है, फिलोसफी होलिस्टिक ट्रुथ बताती है। और वो कहता है, हमारे एक वो टीचर कहा करते थे, साइंस इज साइंस एंड फिलोसफी इज साइंस ऑफ साइंसेस। फिलोसफी विज्ञानों का विज्ञान है। एक और कहते हैं, विल ड्यूरांट कहता है, साइंस इज द डॉटर एंड फिलोसफी इज द मदर एंड साइंस इज सेटिस्फाइड बाय गिविंग इट्स फ्रूट्स टू इट्स डॉटर द साइंस। साइंस बेटी है और उसको उत्तर रूपी जो फल प्राप्त होते हैं, फिलोसफी मां है और फिलोसफी को जो जिन प्रश्नों के उत्तर रूपी फल प्राप्त हो जाते हैं वो अपनी बेटी विज्ञान को दे देती है। Whatever fruits, whatever questions they rise in philosophy, those questions are answered by philosophy and those answers are transferred to science. So science gives us certain knowledge. फिलोसफी एक बड़ा बढ़िया विल ड्यूरांट ने कंपैरिजन किया है, साइंस इज कैप्चर्ड टेरिटरी, कब्जा किया हुआ मैदान, और फिलोसफी एक वास्ट जंगल है। वो कहता है कि यदि हम एक अनंत घास का मैदान ले लें और हर घास के पौधे को एक प्रश्न मान लें और हर प्रश्न को उत्तर दे देते, उस घास के पौधे को उखाड़ दें और एक ओर से हम प्रश्नों को उखाड़ते हुए चले और घास को पौधों को उखाड़ते चले, उत्तर देते चले, तो जो कैप्चर्ड किया हुआ मैदान है, जो साफ किया हुआ मैदान है, द कैप्चर्ड टेरिटरी, जो उत्तरित प्रश्न है वो सब विज्ञान है
और जो प्रश्न अभी उत्तरित नहीं है वो सब फिलॉसफी है। जो विशाल अनंत घास का मैदान फैला हुआ है आगे तक, वो सब प्रश्न अनुत्तरित हैं, वो सब फिलॉसफी है। यहां फिर एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं। आज भी सारी दुनिया की सरकारें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके 20-40 सालों से जूझ रही हैं और उत्तर नहीं दे पाई हैं। एक है प्रश्न है यूथनीशिया, मर्सी किलिंग। एक व्यक्ति जो 20-22 साल से बेहोश पड़ा है, क्या उसका सपोर्ट सिस्टम हटा के उसे मरने दें? केवल और केवल दुनिया के 1-2 देश ही हैं जो इस बात को ओके कर पाए हैं। बाकी सारी दुनिया की सरकारों ने, इंक्लूडिंग इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल कर दिया कि नो, वी विल नॉट अलाउ यू टू लीव असाइड द सपोर्ट सिस्टम। तो ये प्रश्न बायोलॉजी में से निकला। यूथनीशिया को मारें या करें, यूथनीशिया अलाउ करें, लीगल है या नहीं, उसका आदमी ने कॉमन सेंस से उत्तर दिया। उनका कि नो, इट विल बी अ मर्डर। ये जो प्रश्न उठा, ये साइंस में उठा, उत्तर इसका फिलॉसफी ने दिया। क्योंकि यहां एक नई बात और आ रही है, दुनिया का हर व्यक्ति फिलोसोफर है, चाहे वो इस बात को जानता हो या ना जानता हो। Every man on this earth is a philosopher. Every man on this earth is a born philosopher. He may or may not be knowing this. अरिस्टोटल ने इस बात को और दूसरी तरह से कहा। अरिस्टोटल ने बड़ा साफ कहा है। यहाँ वो है जो मैं अभी पहले बता रहा था। Philosophy is so deeply diffused into the wholeness of human mind. दर्शन मनुष्य के मस्तिष्क की आंतरिक समग्रता में इतने गहरे बैठ गया है that everyone follows a definite philosophy whether he or she is aware of it or not. फिलॉसफी हमारे मन मस्तिष्क की समग्रता में इतने गहरे बैठ गया है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दर्शन को मानकर चलता है। ये बात वो जानता हो या ना जानता हो। वही नहीं जानता होगा कि मैं नहीं जानता। बड़ा बढ़िया है। एक आदमी कहता है आई फॉलो ए फिलॉसफी, दूसरा कहता है नो, आई डोंट फॉलो एनी फिलॉसफी। बट यू फॉलो फिलॉसफी, हाउ? कि यू आर फॉलोइंग एनी फिलॉसफी, नॉट एनी फिलॉसफी। आपकी नो फिलॉसफी तो है ना। नो फिलॉसफी इज ऑल्सो ए फिलॉसफी। मैं एक दर्शन को मान के चलता हूं, मैं किसी दर्शन को मानकर नहीं चलता। तो नहीं मान के चलना भी तो एक दर्शन हो गया, ये भी तो एक आइडियोलॉजी हो गई, ये भी तो एक एटीट्यूड हो गया कि मैं इसको मानकर नहीं चलूंगा। सो एवरीबडी इज ए बॉर्न फिलोसोफर। चलिए जी, अब हम अगली बात पर आते हैं। समय कम है, मुझे जल्दी से करना है। 10:15 तक मैं चाहूंगा कि उसके बाद प्रश्नों के लिए आपको मौका दूं। तीसरा हिस्सा, तो मैंने अभी तक 2 बातें कवर की हैं। पहले मैंने बताया था आपको फिलोसफी का लेमेंस मीनिंग, दूसरे हिस्से में फिलोसफी और विषय और साइंस और फिलोसफी के संबंध की बात। तीसरा हिस्सा फंक्शंस ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी कुछ कार्य करती है या बेकार है? लोगों ने कहा, कुछ लोग दुनिया के फिलोसफर्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। कुछ लोग कहते हैं फिलोसफी 1-2 काम कर देती है और ज्यादा कुछ नहीं करती। क्या? चलिए हम बात करते हैं। पहला फंक्शन कहता है फिलोसफी हेल्प्स इन क्लैरिफिकेशन ऑफ मीनिंग ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। शब्द और संकल्पनाओं के अर्थ को स्पष्ट करने का काम दर्शन करता है। क्लैरिफिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। मैं चलो एक उदाहरण ले लेता हूं। मैं जानकर एक उदाहरण लिया करता हूं। मैं उदाहरण लेता हूं डाउरी, दहेज। यदि मुझे कानून बनाना है और दुनिया का हर आदमी फिलोसोफर है, हर आदमी का कॉमन सेंस है, हमें कॉमन सेंस से एक और निकालना है कि दहेज क्या है और दहेज को लेना देना अपराध माना जाएगा, उसको 7 साल की जेल होगी। तो दहेज क्या है? बड़े आकर्षक, मैंने इस क्लास में पूरा लंबा समय तक इसको डिस्कस किया था और बड़ा अच्छा छात्रों ने उत्तर दिए थे। इनका जी, लड़का जो रुपया लेता है, लड़का कह देगा मैंने रुपया लिया ही नहीं। क्लैरिफिकेशन
स्पष्टता प्राप्त करते हैं कि मैंने रुपया लिया ही नहीं है, कि फिर लिया क्या लिया, कि मैंने कार लिया और प्लॉट लिया है, कि फिर बदलो कि वर द्वारा ली जाने वाली धन अथवा संपत्ति दहेज है। द कैश और काइंड टेकन बाय द ग्रूम इज डाउरी। लड़का कह देगा जी मैंने नहीं लिया, पिताजी ने लिया है, पिताजी को जेल भेजो। पिताजी कहेंगे मैंने नहीं लिया, इसकी माँ ने लिया, इसके मामा ने लिया, इसके चाचा ने लिया, इसके ताऊ ने लिया, इसके बुआ ने लिया है, चलो ये सब गलत है। हम एक कंबाइंड बनाते हैं, वर पक्ष द्वारा लिया गया धन अथवा संपत्ति दहेज है। द कैश और काइंड टेकन बाय द ग्रूम इज डाउरी। यहां मैं आपको एक बड़ा रोचक बात बताना चाहूंगा। 1981 में मैं 15 दिन के लिए नागालैंड गया था और वहां मैंने एक बड़ा रोचक बात देखी। तो वहां लड़की वाले दहेज लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में दहेज लिया जाता है लड़की वालों से। इवन साउथ इंडिया की कुछ कम्युनिटीज भी दहेज लेती हैं। इसका मतलब हमें पकड़ना पड़ेगा, अपनी भाषा पर परिभाषा फिर बदलनी पड़ेगी, फिर दोबारा क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा। वर पक्ष अथवा वधु पक्ष द्वारा लिया गया धन अथवा संपत्ति दहेज है। द कैश और काइंड टेकन बाय द ग्रूम एंड द ब्राइड साइड इज डाउरी। अभी भी गड़बड़ रह गई है, अभी भी बहुत स्पष्टता नहीं आ पाई है। वो कहेगा, वो कोई भी साइड कह सकती है कि सर हमारे तो 40 साल से व्यापारिक रिश्ते चलते आ रहे हैं, उतना लिया दिया है हमने। मैट्रियार्कल सिस्टम, जी स्नेहलता जी कह रही है, यस इन द मैट्रियार्कल सिस्टम, तो मैट्रियार्कल मतलब वधु पक्ष दहेज लेता है। तो फिर एक क्लैरिटी आई कि यदि हम दहेज लेंगे देंगे नहीं तो क्या करेंगे, हम शादी को नल एंड वॉइड मानेंगे। हम शादी नहीं मानते क्योंकि दहेज नहीं दिया। इसका मतलब शादी की एक शर्त बनी दहेज। सो डाउरी इज ए कंडीशन ऑफ मैरिज। इसीलिए परिभाषा बनी कैश और काइंड एक्सचेंज बिटवीन द ग्रूम एंड द ब्राइड साइड इन ल्यू ऑफ मैरिज। इन ल्यू ऑफ मैरिज, विवाह के बदले में, विवाह के एवज में वर पक्ष अथवा वधु पक्ष में धन अथवा संपत्ति का हस्तांतरण दहेज है। मोर और लेस यही डेफिनेशन भारत सरकार की है, मोर और लेस। तो ये क्या किया हमने, एक सार्वभौमिक सारी दुनिया के लोगों को, सारे देश के लोगों ने, हम सब ने सोचा और समझा और लगातार क्लैरिफिकेशन प्राप्त करते गए, और जब तक कि हमें एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं मिल गई हम प्रयास करते रहे। सो दिस इज फिलॉसफी हेल्प्स अस इन क्लैरिफिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। दूसरा फंक्शन वो कहता है, फिलॉसफी हेल्प्स अस इन डेवलपिंग रिलेशंस बिटवीन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। शब्द और संकल्पनाओं के बीच में संबंध विकसित करने का काम भी दर्शन करता है। मैं इसका एक उदाहरण लिया करता हूं। मान लो अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप शाम को घूम रहे हैं और शाम के धुंधलके में थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, सामने से एक पुरुष और एक स्त्री आते हुए दिख रहे हैं। What could have been the possible relationship between these two? पति पत्नी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, माँ बेटा हो सकते हैं, बाप बेटी हो सकते हैं, चाचा भतीजी हो सकते हैं, और क्या नाम, भतीजा चाचा भतीजा, मामा भांजा हो सकते हैं। इस तरह से अनेकों रिश्ते हो सकते हैं। तो ये जो अनेक रिश्ते जो हमने डेवलप किए, एक पुरुष और स्त्री के बीच में भारत में कितने रिश्ते हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से दो शब्द या दो संकल्पनाओं, व्हाट कुड हैव बीन द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, बिटवीन टू टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। मैं दो टर्म देता हूं, एजुकेशन एंड फिलोसफी। हमारे टीचर मुझे सिखाया करते थे, प्रोफेसर आरपी शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं 2 साल पढ़ा और 2 साल पढ़ाया, बीएड एमएड एमफिल वहीं से किया और 2 साल पढ़ाया भी मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में। वो कहते थे कम से कम 5 रिश्ते हैं फिलोसफी और एजुकेशन के बारे में। क्या? फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी फॉर एजुकेशन, फिलोसफी इन एजुकेशन, एजुकेशनल फिलोसफी, फिलोसफिकल एजुकेशन।
एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सारे देश में एमएड में आज भी कम से कम 15 यूनिवर्सिटीज में हर साल सवाल आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी इन एजुकेशन एंड फिलोसफी फॉर एजुकेशन। तो फिलोसफी और एजुकेशन के बारे में जो संबंध विकसित कर रहे हैं, उन संबंधों को डेवलप करने का काम भी फिलोसफी करती है। मैं एक नया शब्द लेता हूं, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। एकेडमिक शब्द का अलग अर्थ है, स्टाफ का अलग अर्थ है, कॉलेज का अलग अर्थ है, और तो तीनों को मिलाकर एएससी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज एक नया मीनिंग बन गया। बाद में कालांतर में 4 हमने शब्द लिए। कॉलेज सेंटर का एक अलग अर्थ है, रिसोर्सेज का अलग अर्थ है, ह्यूमन का अलग अर्थ है, डेवलपमेंट का अलग अर्थ है। हम इन चारों को मिलाया, HRDC, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। तो ये जो एक नई कॉन्सेप्ट बनी, टू डेवलप दिस कॉन्सेप्ट इज ए फंक्शन ऑफ फिलोसफी, एंड एवरी मैन इज ए फिलोसोफर, एवरी मैन इज ए बॉर्न फिलोसोफर। तो हर एक व्यक्ति को जो कॉमन सेंस दी गई है, उस कॉमन सेंस से, उस एक फिलोसॉफिकल सेंस से, बीइंग ए बॉर्न फिलोसोफर, एवरी मैन ट्राइज टू गिव द मीनिंग टू द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलपिंग देयर रिलेशनशिप्स। ज्यादातर फिलोसोफर कहते हैं, काफी कुछ फिलोसोफर जिनको लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहा जाता है, टेक्निकली लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, एजे एयर हैं, श्लेक हैं वगैरह, बर्टन रसल हैं, ये लोग क्या है, ये कहते हैं कि यही 2 फंक्शन है और फिलोसफी के कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं फिलोसफी के और भी फंक्शन है। क्या है? लेट अस नो देम। वो कहता है टू डेवलप जनरलाइजेशन इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ फिलोसफी। सामान्यीकरण करना, दुनिया का हर व्यक्ति, आप पसंद करो ना करो, चाहो ना चाहो, सामान्यीकरण कैसा करता है। पंजाब के लोग कैसे होते हैं, मद्रास के लोग कैसे होते हैं, बंगाल के लोग कैसे होते हैं, गुजरात के लोग कैसे होते हैं। वहां के लोग कंजूस होते हैं, वहां के लोग स्वार्थी होते हैं, वहां के लोग कड़ी खाते हैं, वहां के लोग चावल खाते हैं, वगैरह वगैरह। हम लोग जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज किन आधारों पर किया जाए? जनरलाइज करने का पहले तो मतलब ही समझ लें। मैं एक सिंपल कहता हूं, मैं स्वार्थी हूं, ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, जनरल नहीं है। इसको और जनरल करें, मेरे घर के लोग स्वार्थी हैं। और जनरल करें, मेरे मोहल्ले के लोग स्वार्थी हैं। और जनरलाइज करें, मेरे शहर के लोग स्वार्थी हैं। और जनरलाइज करें, मेरे प्रांत के लोग स्वार्थी हैं। मोर जनरलाइजेशन, people of my state are selfish. More generalization, people of my country are selfish. All the more generalization, all men are selfish. मानव एक सेल्फिश प्राणी है। ये जो अल्टीमेट जनरलाइजेशन किया है, इस जनरलाइजेशन करने के नियम व्यवस्था क्या है? मोटे तौर पर फिलोसफी में 2 प्रकार की जनरलाइजेशन होती हैं, इंडक्टिव जनरलाइजेशन एंड डिडक्टिव जनरलाइजेशन। तो जो ये जो जनरलाइजेशन है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव जनरलाइजेशन, ये सब कहना चाहिए एक फिलोसफी की एक ब्रांच है बाकायदा। जो पहले 2 थे वो एटाइमोलॉजी, या मैं कहूंगा कि लिंग्विस्टिक फिलोसफी के कार्य थे। ये भी फिलोसफी का, ये लॉजिक का कार्य है। लॉजिक ये बताता है कि जनरलाइजेशन कैसे कहे, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। पर्टिकुलर टू जनरल, यस पवित्रा जी बिल्कुल ठीक कह रही है। पर्टिकुलर टू जनरल इज the inductive generalization. General to particular is deductive generalization. Sorry, हाँ, general to particular is deductive generalization. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है फिलोसफी का, वो कहते हैं टू डेवलप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। भावनात्मक समझ विकसित करना भी दर्शन का कार्य है। दोस्तों, अक्सर आपने पढ़ा होगा, अखबार में आता है, हर साल 6 महीने में हमारी बड़े बड़े देशों से बात होती है। भारत और चीन के उच्चाधिकारी की बैठक हुई। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। दोनों पक्षों ने अपने अपने मत रखे। मते के ना हो सका, दोनों पक्षों ने फिर मिलने का वादा किया है। There was a meeting between the representatives of India and China. The meeting was held in a peaceful atmosphere. Both the parties presented their views, their opinions. Unanimity could not be arrived, and both the sides have decided to meet again. इसके बहुत गहरे
और बैठक शांतिपूर्ण वातावरण में हुई है, इससे भी बड़ी उपलब्धि है। और दोनों पक्षों ने अपने अपने मत रख पाए, वरना मैं कहूंगा मैं ही रखूंगा, तेरी नहीं सुनूंगा। दोनों पक्षों ने अपने अपने मत रखे, मतलब बराबरी के लेवल पर बात हुई है। और बड़ी बात है, मत एक नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। इससे बड़ी बात है कि हम फिर बैठेंगे, फिर मिलेंगे। मतलब वो कहता है to give the importance to the contending point of view, to accept the existence of contending point of view. विरोधी मत को स्वीकार मत करो, लेकिन विरोधी मत के अस्तित्व को स्वीकार करो। Let us accept the existence of the contending point, accept the existence of the opposite point. हम दूसरे के मत को स्वीकार ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन स्वीकार करें कि ऐसे लोग भी हैं। हम उससे एग्री करना जरूरी नहीं है, डज नॉट मैटर, बट वी विल हैव टू एक्सेप्ट कि ये मत भी, ऐसे लोग भी हैं। मैं लड़की वाला हूं तो मैं दहेज नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो लड़की वाले हैं, दहेज ले गए। खराब और अच्छे की कोई बात नहीं है, अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है। टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्टेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू विद फुल फेथ, विद फुल एग्रीमेंट। लेट अस एग्री टू डिसएग्री, इसके लिए कहा जाता है हम इस बात पर सहमत हों कि हम असहमत हैं। मतभेद हो, मतभेद होने बहुत जरूरी है, मनभेद ना हो। मत मतांतर हो, मन मनांतर ना हो। ये इस इतना इंपॉर्टेंट, मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कोनोटेशन है, या इसका एक फंक्शन है फिलोसफी का। एक और फंक्शन है फिलोसफी का, टू टेल द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, टू प्रेस्क्राइब द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका बताना। क्या? या फिर वो बताता है, एक कहता है जियो और जीने दो, ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा कहता है कि नहीं, ये अच्छा तरीका नहीं है। ईट ड्रिंक एंड बी मॉरी मेरी, ये फिलोसफी, एक फिलोसफी यही बताती है। दूसरा कहता है कि नहीं, ये नहीं है। If wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, character is lost, everything is lost. ऐसे जीना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो और घी पियो, और मांग ले आए तो मारो। ये जीवन जीने का ढंग है। वो कहेगा नहीं, ये ढंग नहीं है, जैसा देश वैसा ढेस। तो जो 20-50 प्रकार के तौर तरीके, जो जिंदगी जीने के दिन तो अलग अलग तौर तरीके हैं, उन सब तौर तरीकों के बारे में फिलोसफी बताती है। It tells us the best way of life। इनमें सबसे अच्छा ढंग कौन सा है, और उसके तर्क वितर्क भी देती है। एक और फंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो कहता है टू कीप अलाइव इंटरेस्ट इन सच क्वेश्चंस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ फिलोसफी। ऐसे सदैव, ऐसे प्रश्नों के प्रति सदैव जीवंतता बनाए रखना, अनित्यता बनाए रखना भी दर्शन का कार्य है। अब मैं फिलोसफी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन के बारे में आता हूँ। इंडियन हायर एजुकेशन के बारे में मैं फिर उधर से कह दूं कि लगातार क्या कहता है, विवेकशीलता से सोचना इंडियन हायर एजुकेशन के बारे में, वो इंडियन हायर एजुकेशन की फिलोसफी होगी। इंडियन हायर एजुकेशन के बारे में परम सत्य को जानने का प्रयास करना, ये फिलोसफी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन होगी। इंडियन हायर एजुकेशन के बारे में थिंकिंग इन टोटलिटी, संपूर्णता से सोचते रहना, ये फिलोसफी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन होगी। इंडियन हायर एजुकेशन के बारे में लगातार प्रश्न उठाते रहना और लगातार उत्तर देते रहना, दिस विल बी इंडियन फिलोसफी ऑफ हायर एजुकेशन। इंडियन फिलोसफी के बारे में इंडियन हायर एजुकेशन को अंडरस्टैंड करना, अप्रिशिएट करना, और संपूर्ण ब्रह्मांड में और जीवन में इसका क्या महत्व है उसको जानना, ये फिलोसफी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन होगी। इंडियन हायर एजुकेशन के शब्दों के अर्थ की स्पष्टता प्राप्त करना इंडियन फिलोसफी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन होगी। इंडियन फिलोसफी में जो शब्द हैं, इंडियन है, फिलोसफी है, हायर है, एजुकेशन है, इन सब के रिश्तों को बयान करना, ये सब डेवलप करना, ये सब फिलोसफी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन होगी। इंडियन हायर एजुकेशन के बारे में जनरलाइज करना, ये कार्य वो होगा, फिलोसफी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन होगी। इंडियन हायर एजुकेशन के बारे में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात करना जो भावनात्मक समझ रख पाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ चारों कोनों को मिला पाए, एंड दैट विल बी द फिलोसफी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। और इंडियन हायर एजुकेशन के बारे में सबसे अच्छी इंडियन हायर एजुकेशन कैसे हो सकती है, इसके बारे में चिंतन मनन करते रहना, ये सब
फिलोसफी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन है। मैं 5-7 मिनट और बता दूं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन की मैं केवल 4 परिभाषाएं दूंगा, गांधी, टैगोर, विवेकानंद एंड अरविंद। गांधी जी कहते हैं, हम लोग B.Ed M.Ed M.Phil में हम लोग पढ़ते ही हैं, गांधी जी की 2-3 परिभाषाएं हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट, बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास, उसका सर्वश्रेष्ठ का बाहर विकास करना ही शिक्षा है। दूसरा कहते हैं, गांधी जी ने कहा एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज को कम करना और ह्यूमनिस्टिक टेंडेंसीज को बढ़ाते रहना ही शिक्षा है। टू मिनिमाइज एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज एंड टू मैक्सिमाइज ह्यूमनिस्टिक टेंडेंसीज इज एजुकेशन। उन्होंने 3 R's की भी बात कही है, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ये पढ़ा दो कम से कम। 3 H की बात कही है, हेड, हैंड एंड हार्ट की बात कही है। टैगोर बाबू कहते हैं कि अपने अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है, मैनिफेस्टिंग ऑफ द इनर सेल्फ, हमारे अंदर जो सब कुछ है उसका उजागरीकरण, उसका अभिव्यक्तिकरण करना, उजागरीकरण कैसे करना, कैसे? डांस से, डिबेट से, म्यूजिक से, लिटरेचर से, आर्ट से, इस तरह की विभिन्न विधाओं के द्वारा मनुष्य के अंदर जो सब कुछ है उस सब की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। विवेकानंद एक नई बात कहते हैं। विवेकानंद कहते हैं शिक्षा वह है जो बालक को मनुष्य बनाए। एजुकेशन इज दैट विच मेक्स चाइल्ड ए मैन। श्री विवेकानंद एक बिल्कुल नई बात कहते हैं। वो कहते हैं एजुकेशन इज एज डीप एज एक्सपीरियंस, एज ब्रॉड एज लाइफ एंड एज फुलफिलिंग एज ए डिविनिटी। शिक्षा अनुभव जितनी गहरी, जीवन जितनी विशाल और दिव्यता जितनी परिपूर्णता देने वाली हो तब तो शिक्षा है, वरना शिक्षा नहीं है। एक और बात वो कहते हैं, attainment of salvation on this earth and in this earthly existence is education। इसी जमीन पर और इसी जमीनी हालातों में हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाए, हर दुनिया का हर व्यक्ति इन्हीं हालातों में मोक्ष का अनुभव कर पाए, तब वो शिक्षा सही मानेंगे, वरना वो शिक्षा सही नहीं है। अब बात आते हैं हम हायर एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन और हायर एजुकेशन में भी तो कुछ अंतर होगा। एक तो बहुत सिंपल है, स्कूल एजुकेशन जो है वो लोअर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन के बाद की हायर एजुकेशन है। बहुत बढ़िया है। भारतीय दर्शन में एक और कहा गया है, विद्या एंड पराविद्या। सांसारिक शिक्षा विद्या है, रुपये पैसे की, 99 की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारी विद्या है। और इससे परे की, इससे ऊपर की पराविद्या, गॉड की, रिलीजन की, एथिक्स की, स्पिरिचुअलिटी की, डिविनिटी की शिक्षा देना, ये उच्च शिक्षा है। मैं एक उदाहरण लिया करता हूं। भारत के हमारे एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो आधुनिक शिक्षा में 8वीं फेल थे, लेकिन उनका नाम ज्ञानी रखा गया, ज्ञानी जैल सिंह, क्योंकि उन्होंने सिख धर्म के दर्शन का ग्रंथी, ज्ञानी नाम का कोर्स पास किया, तो वो सिख धर्म के महाज्ञानी माने गए। और आज भी उनके आप आता है पार्लियामेंट्री पेपर्स के जो लेक्चर्स हैं ज्ञानी जी के, वो माने जाते हैं कि बहुत गहरी विवेकशीलता, ज्ञान और चिंतन और धार्मिक और दिव्य चिंतन से भरे हुए थे उनके भाषण। पार्लियामेंट्री पेपर्स के यदि उनके लेक्चर्स को हम देखें तो देखिए वो आदमी हमारे ज्ञानी जैल सिंह ज्ञानी था। तो ज्ञानी किसे मानेंगे हम? जिसने दिव्यता की शिक्षा ली है। ज्ञानी उसे नहीं मानेंगे जिसने MA MSc PhD कर लिया है। मतलब ये एक विद्या और पराविद्या का अंतर आ गया। एक और है, 12वीं तक हम पढ़ते हैं क्या है, व्हाट इज देयर, व्हाट इज, वहां की आबादी कैसी है, वहां की मौसम कैसा है, वहां की उपज कैसी है। वहां मैं अपना इसका चालू कर दूं जरा। वहां मौसम किस तरह का पाया जाता है, वहां की जलवायु क्या है, वहां के उपज क्या है, वहां के पेड़ पौधे क्या हैं, वहां बॉटनी में हम पढ़ते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या क्या
ये स्कूल एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में हम पढ़ते हैं क्यों क्यों क्यों, वहां का मौसम ऐसा क्यों है, वहां की उपज ऐसी क्यों है, वहां पैदावार कम क्यों होती है, वहां पैदावार ज्यादा क्यों होती है। वाई ऑफ व्हाट इज द डोमेन ऑफ हायर एजुकेशन। तो इस तरह से भी हम उच्च शिक्षा और शिक्षा में अंतर करते हैं। अब मैं इंडियन पे लास्ट और आ जाता हूं। बहुत सिंपल है, सब लोग कहते हैं कि जिसने भारत में जन्म लिया है वो भारतीय हो गया। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, दुनिया इंडियन का बारे में बड़ा खास मीनिंग लिया जाता है। दुनिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इज इन इंडिया, वाराणसी। सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी है, द्वापर युग में भी है, कलयुग में भी है। और बाय एंड लार्ज वी इंडियंस आर हिस्ट्री ओरिएंटेड सोसाइटी। जब भी किसी से बात करते हो, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, आपसे ही बात किया जाए, हमारे कॉलेज में तो ऐसा होता था, हम बचपन में ऐसा करते थे, हम अपना ऐसा करते थे। कभी भी कोई अखबार की बात आए, कोई वायुयान वगैरह की, अखबार में अगले दिन एडिटोरियल आ जाता है, हमारे यहाँ पुष्पक विमान था। हमारा बहुत प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। वी हैव हैड द मैग्निफिसेंट पास्ट। वी हैड वैदिक एजुकेशन, गुरुकुल सिस्टम, टीचर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप थी, हमारे यहाँ शरद दर्शन था। जय भारत दुनिया की वो अनूठी जमीन है जो 4 दर्शनों को पैदा करता है और 5वें दर्शन को पल्लवित करता है, पुष्प पल्लवित करता है। हिंदू दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और सिख दर्शन भारत में उदय हुए, और 5वां मुस्लिम दर्शन सबसे ज्यादा डेवलप इंडिया में हुआ है। सबसे ज्यादा बड़े सेंटर्स, सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक फिलोसफी, इस्लामिक रिलीजन हैज बीन इन इंडिया ओनली। हमारा मेंटेलिटी फेटलिस्टिक है, भाग्यवादी है। जापान का एक पत्रकार आया था, वो कह रहा था कि यहाँ का तो भिखारी भी फिलोसफी झाड़ता है। कहता मेरे भाग्य में नहीं था, अगले मैंने पुनर्जन्म, मेरे जन्म ऐसे थे, मेरे कर्म ऐसे थे। जन्म की बात करता है, कर्म की बात करता है, पुनर्जन्म की बात करता है, भाग्य की बात करता है, और अगले जन्म में ऐसा होगा, स्वर्ग की और नरक की बात करता है। जेबीएस हेल्डेन नाम के एक सज्जन हुए हैं, हॉस्पिटेबिलिटी के बारे में कहते हैं। इंडिया में आए थे, 5 साल रहे थे, बहुत बढ़िया साइंस केमिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान थे, मूर्धन्य विद्वान जेबीएस हेल्डेन। कहते हैं भारत के गांव में मई और जून में यदि आप जा रहे हैं और आपके रेडिएटर में पानी कम है, तो योर कार विल, रेडिएटर विल नॉट ओनली गेट वाटर, यू विल ऑल्सो गेट वाटर, चांसेस आर यू विल ऑल्सो गेट फूड। और इतना ही नहीं, वो लोग कहेंगे जी 3-4 घंटे ठहर के आराम से जाना। ये इंडियन थॉट है। वी आर टॉलरेंट, हम बहुत आसानी से दुख भरे दिन बीते रे भैया, और कहते हैं अब ठीक है, अब ठीक है, ये ठीक है। वी आर philosophic by nature and we are non-materialist by nature। हमारे शहर में कोई भी अमीर आदमी आ जाता है कि अमीर हुआ तो क्या हुआ, लोटा डोर लेके आया था 50 साल पहले, अब पैसा हो गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हम बहुत अप्रिशिएट नहीं करते, पैसा हो तो क्या हुआ, गुणी होना चाहिए ना, आदमी होना चाहिए। आदमी है तो बड़ी बात है, आदमी होना बड़ा बात है। हमारे कल्चर के बारे में लोग कहते हैं व्हाट इज इंडियन कल्चर, इट इज एग्रीकल्चर। कृषि प्रधान देश है। आज भी 66% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि पर निर्भर हैं। हमारा सिविलाइजेशन है, हमारी अपनी लैंड एंड पीपल है, हमारा अपना क्लाइमेट के बारे में मैं कहूँ, बॉटनी जूलॉजी के बारे में, भारत दुनिया के रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंट्रीज में से एक है, जहाँ इस साल भी -53 डिग्री टेम्परेचर, +53 डिग्री टेम्परेचर रहता है राजस्थान और कुछ इलाकों में, और -53 डिग्री सेंटीग्रेड भी रहता है कारगिल में, और ऊपर जाकर वहां -53 डिग्री टेम्परेचर होता है। इस वजह से फ्लोरा और फौना हमारा का हाईएस्ट है। दुनिया की सबसे ज्यादा प्लांट और एनिमल स्पीसीज भारत में पाई जाती है। आज हमारा वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है, हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न चीजों का उपभोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ थिंकर्स गांधी, टैगोर, विवेकानंद, अरविंद, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन हैं। साइंटिस्ट हमारे यहाँ सीवी रमन, जगदीश चंद्र बासु, साहा, कलाम है। इन सब वजह से अब मैं सब कहूँ, मैंने आपको इंडियन बताया, एजुकेशन बताया, हायर एजुकेशन बताया, स्वाभाविक रूप से आप निकाल सकते हैं हाई फिलोसफी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। इन सब अनंत विशालताओं का जो देश है, वहां जो अनेक विभिन्नताओं से परिपूर्ण एजुकेशन और उच्च शिक्षा है, उसके बारे में संपूर्ण दृष्टि से सोचना, लगातार प्रश्न करते रहना,
उसको समझना और सराहना करना, बार बार सवाल उठाते रहना, सदा अच्छे चिंतन करते रहना, यही सब फिलोसफी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन है। मैं जानकर रुकता हूँ, 10 मिनट बचे हैं। मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे सुना। Sir, it Thank was you, a sir. wonderful session. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Very good, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. क्वेश्चंस एंड क्वेरीज सर आपने बहुत अच्छे से समझाया आप। थैंक यू सर। निचोड़ निकाल के दिया। धन्यवाद सर। बोलिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज। आपके सत्र ने सर बहुत प्रेरित किया है फिलोसफी पढ़ने के लिए। थैंक यू। सवाल यदि हाँ लोगों ने हाथ उठाए, अर्चना जी सवाल Yes, sir. पूछे। अर्चना जी पहले। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। सर पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि सर आज का लेक्चर बहुत अच्छा था और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की स्टूडेंट रही हूँ और करंटली मैं पीएचडी कर रही हूँ वहाँ से। तो मैंने अच्छा। पहले भी कौन आपको से साल में काफी किया लेक्चर्स आपने? दिए। हाँ सर। कौन से साल में आपने एमएड वगैरह किया? सर मैंने एमएड नहीं किया है, मैंने बीएड और एमए किया है वहाँ से 2019 बैच। बाद में आई हैं आप। और पीएचडी किसके जी साथ कर सर। रही हैं? जी सर। सर बट पीएचडी मैं प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी मैम के अंडर में कर रही हूँ। वंडरफुल, बधाई। बताइए मैडम, सवाल उठाइए। बढ़िया। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम बीए वाले स्टूडेंट्स को एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ाते हैं तो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में फिलॉसफी क्या है। एजुकेशन तो फिर भी वो समझ जाते हैं। तो ये सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि उनको बहुत सिंपलेस्ट वे में फिलॉसफी को कैसे समझाया जाए। और सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि फिलॉसफी और दर्शन में अंतर क्या है। बहुत बढ़िया। देखिए मैं दोनों बातों कहूंगा। एक्चुअली भारत में ज्यादातर लोगों ने फिलोसफी को मुश्किल बनाया है, कॉम्प्लेक्स बनाया है। उसको आनंद से, कहानियों से, प्रहसनों से सहज बनाने की जरूरत है। दूसरा मैंने आपको बताया था, देखिए फिलोसफी ग्रीक संस्कृति का शब्द है और दर्शन भारतीय संस्कृत धातु से आया है, लट धातु से आया है। तो दोनों की समाज और संस्कृति अलग अलग है, इसलिए दोनों का मीनिंग अलग अलग है। दर्शन का मीनिंग जहां परम सत्य के दर्शन करना है, फिलोसफी का मीनिंग सांसारिक है, लव ऑफ विजडम है, विवेकशीलता से प्रेम करना केवल सांसारिकता है। और भारतीय मीनिंग सांसारिकता से ऊपर गया है, वो परम सत्य के दर्शन से पहले वो नहीं रुकेगा। स्नेहलता जी कुछ कहना चाहती हैं। Good morning, sir. The lecture is very knowledgeable, and I'm also part of the Lucknow University. I'm just assistant professor in Hindu Kanya Mahavidyalaya, Sitapur, Lucknow University of Lucknow. Wonderful. Welcome, madam. My question is that I'm from political science. और साथ में मैंने संस्कृत को भी पढ़ा है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं फिलोसफी के लेवल पे और शब्दों के लेवल पे जिनको समझाना और समझना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे प्रेम, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, शक्ति, आसक्ति और जैसे मूल्य और सत्य। इन सबको कैसे फिलोसफी से अलग थोड़े से हल्के वे में हम समझा पाए अपने विद्यार्थियों को, इसके बारे में जानना चाहते हैं। 3 तरीके में बता सकता हूँ जी। पहला तरीका ये है मैडम कि डिक्शनरी मीनिंग इन सब का ढूंढा जाए। दूसरा इसका ये है कि गूगल से अर्थ पूछा जाए। और तीसरा ये है कि कोई आपके आस पड़ोस में मित्र हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई है, दर्शन है, और आजकल तो व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी, फेसबुक या यूनिवर्सिटी चल रही है, वहां से भी थोड़ा ले लिया जाए। पर मूल स्रोत में 3 कहूंगा। पहला मैं कहूंगा डिक्शनरी इज ए वंडरफुल सोर्स। दूसरा मैं कहूंगा कि गूगल इज ऑल्सो ए गुड सोर्स। वंडरफुल नहीं कहूंगा, पर गूगल भी कुछ तो देता है। और तीसरा मैं कहूंगा कोई आपका टीचर, गुरु, ज्ञानी, ध्यानी यदि बता पाए इन बातों को, तो निश्चित ही ये 3 बड़े सोर्स आपके इन सारी दुविधाओं को दूर कर देंगे। मयंक त्रिवेदी जी कुछ कहना चाहते हैं। मयंक जी। जी सर प्रणाम। जी सर प्रणाम। सर आपने हायर एजुकेशन और स्कूली एजुकेशन के बारे में भी कुछ बात की, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक विद्यालयी शिक्षक और एक प्रोफेसर की दार्शनिक दृष्टि में क्या अंतर होना चाहिए। मतलब एक प्रोफेसर की दार्शनिक दृष्टि किस प्रकार से हो जो आने वाली पीढ़ी को बेहतर ढंग से हम समझ पाए, उनको सही तरीके से पढ़ा पाए। मैं अंतर बताता हूँ, हालांकि अंतर बहुत होंगे। देखिए स्कूली अध्यापक ये बताएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। स्कूल में ज्यादातर यही बताते हैं कि वहां क्या है, सारी दुनिया के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के बारे में।
कॉलेज टीचर की, मैं यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज से शुरू कर रहा हूँ। व्हाइट हेड ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाते थे, बर्टन रसल भी छोटे से एक कॉलेज में ही पढ़ाते थे। कॉलेज लेवल पर उसकी दृष्टि होनी चाहिए कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, दुनिया और बेहतर कैसे हो सकती है। मेरा फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ ए सब्जेक्ट शुड बी द डोमेन ऑफ थिंकिंग ऑफ ए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर, जो कि अक्सर नहीं रख पाते हम, लेकिन होना ये चाहिए। फ्यूचरिस्टिक, रिसर्च ओरिएंटेड, विजनरी, इमेजिनेटिव, ये होना चाहिए। डॉक्टर रीना सिंह जी कुछ कहना चाहती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। नमस्ते सर, प्लीज। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, JNPG कॉलेज लखनऊ से। ओ वाह, लखनऊ के बहुत लोग हैं। जी सर, क्योंकि केमिस्ट्री की हूँ तो मुझे फिलॉसफी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन आज आपने जो शानदार लेक्चर दिया है सर, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। सर एक दो चीजें मैं नोट कर रही थी तो मैं नोट नहीं कर पाई। जब आप फंक्शन ऑफ फिलॉसफी बता रहे थे सर, तो इसमें आपने फर्स्ट बताया था क्लेरिफिकेशन ऑफ वर्ड एंड अदर। सर तो वो नहीं मैं लिख पाई, क्योंकि उसका फिर आपने एग्जाम्पल देने लगे आप डाउरी वाला। मीनिंग ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। ओके सर, टर्म एंड कॉन्सेप्ट। और बोलिए सर, और बहुत अच्छा लगा सर ये सेशन आपका। मुझे अब फिलॉसफी में भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा आज ही के लेक्चर से आपके। बहुत मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच मैडम। JNPG में ही है, JNPG में आऊँ या आप डिपार्टमेंट आए, कॉफी पीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आऊंगी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मोहम्मद फहीमुद्दीन साहब बोलना चाहते हैं। मोहम्मद फहीमुद्दीन साहब, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। मोहम्मद फहीमुद्दीन जी, या शायद सर नमस्कार। नमस्कार सर, बोले। सईमुद्दीन नहीं बोल रहे हैं, मेरा नाम राजकुमार वैदिक है। हो गया, कोई और साथी मैं बोले। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ श्री वार्षणेय कॉलेज अलीगढ़ में। अच्छा, वार्षणेय कॉलेज अलीगढ़ में, बुलंदशहर जिले का हूँ सर। बोले आप। अच्छा सर, अच्छा। राजकुमार वैदिक जी। मुझे सर केवल इतना कहना है कि मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, जिससे मैं आपसे संपर्क कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बीएड में फिलोसफी पढ़ाना होता है। हाँ, वैसे तो हमारे जो जमाल साहब है, जमाल साहब से आप नंबर ले सकते हैं, मजहर हुसैन साहब से नंबर ले सकते हैं। इन पर मेरा नंबर रहता ही है, एंड यू कैन ऑलवेज टेक देयर नंबर। मैं ओपनली बता देता हूँ, किसी को भी मेरा नंबर दे दे, मैं ओपनली बड़ा ओपन पॉलिसी रखता हूँ। शिवनंदन शुक्ला जी, शिवनंदन जी सर, बोले सर। प्रणाम सर। हाँ सर, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, वर्तमान में किसान पीजी कॉलेज संभावली में असिस्टेंट प्रोफेसर। जो दर्शन वाले विद्यार्थी होते हैं, उनको सामान्यतः देखा जाता है, कुछ लोग पढ़ते हैं कि ये दर्शन पढ़ रहे हैं तो पागलों की तरह उनका कहते हैं बिहेव हो जाता है, व्यवहार होता है। तो क्या हम लोग उनके जो चिंतन क्षमता है या उनकी जो सोचने या विचारने की क्षमता है, उससे सामान्य व्यक्ति अलग दिखता है? ऐसा देखिए, क्यों? मैं दो बातें कहूंगा। अच्छा, आप बोले और बोले प्लीज। जी जी। और तो एक सामान्य चीज है कि दर्शन में कहा गया है कि जो प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? सर देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली चीज तो मैं बता दूं, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है। तो कई बार मेरी, आपकी दादी, नानी या हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो विचारों में बहुत खोते हैं। सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दे आर ऑल फिलोसोफर्स। फिलोसफी में चूंकि इन सवालों को बाकायदा रूबरू रखा जाता है, रात दिन सामना करते हैं, तो बाई नेचर वो फिलोसफी हो जाते हैं। आपका जो अगला क्या था सवाल दूसरा? प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। देखिए, मैं क्षमा चाहते हुए आपसे कहना चाहूंगा, फिलोसफी ऐसा नहीं कहती। प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये एम्पिरिसिज्म कहता है, इंद्रियवादी दर्शन कहता है। ठीक इसी तरह से तर्कवादी दर्शन भी है। एक्चुअली जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, फिलोसफी 3 सोर्स ऑफ नॉलेज कहता है: एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म एंड इंट्यूशनलिज्म। अंतः प्रज्ञावाद, तर्कवाद और प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद केवल कहता है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तर्कवाद ऐसा नहीं कहता। जी, ये तीनों दर्शनों के अलग अलग सोच हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। डॉक्टर दिवाकर सिंह जी,
और लोकेंद्र जी 2 ही सवाल ले प्रणाम पाएंगे सर। अपने समय। दिवाकर जी बोले। प्रणाम सर। सर प्रणाम जनाब। आपने विल ड्यूरा के बारे में इतना बढ़िया सर बताया। सर अगर थोड़ा सा टाइम हो तो द वंडर दैट वाज इंडिया बाय ए.एल. बैशम, थोड़ा सा सर आपसे सुनने की इच्छा थी जरा मैंने सर। पढ़ी है, आप एक मेरी बार- प्रिय किताब है सर, आई लव जी सर, दैट। जी सर, इतना ही that's नहीं, why I- आपको एक जी, और बड़ी जी। बढ़िया बात बता दूं। जी सर। ये जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इस किताब के बारे में क्या लिखा है, देखिए अंग्रेजी गलत है लेकिन उसने अंडरलाइन किया है, द मोस्ट बेस्ट बुक ऑन इंडियन कल्चर, ए.एल. बाशम। यस सर। द मोस्ट बेस्ट, मोस्ट और बेस्ट कभी साथ साथ नहीं लगे जाते, जी जी जी। लेकिन जी, वो लिख बिल्कुल, रहा है द बिल्कुल। मोस्ट बेस्ट बुक ऑन इंडियन कल्चर इज बाय ए.एल. बाशम। लोकेंद्र कुमार Thank you जी। so much. लोकेंद्र जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार जनाब। सर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है मेरा जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आत्मा और मोक्ष को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए यदि भारतीय दर्शन के अनुसार लें तो ये माना जाता है कि जो सारे जीव हैं दुनिया के, चाहे तिलचट्टा है या इंसान है, समस्त जीव या पेड़ पौधे हैं, उनमें आत्मा होती है, नंबर 1। और आत्मा जन्म और पुनर्जन्म में बार बार चक्कर काटती रहती है। इसका जो एक दर्शन है मीमांसा दर्शन, उसके 3 नाम है, मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा और कर्मकांड। तो ये जो जन्म पुनर्जन्म का चक्कर चलता रहता है, इस जब चक्कर से मुक्त हो जाते हैं तो मोक्ष प्राप्ति होती है। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसी को मोक्ष कहा जाता है। यह मोटे तौर पर एक व्यू है। हालांकि श्री अरबिंदो अलग बात करें, जीते जी मोक्ष करना है, उसके लिए फिर वेदांत दर्शन में जाना पड़ेगा। वेदांत दर्शन के भी 3 नाम है, वेदांत दर्शन, उपनिषद और उत्तर मीमांसा। फिर उसमें बताया गया कि दुनिया का हर व्यक्ति जीते जी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये एक अलग अलग बात है, मैं उसमें अभी झगड़े में नहीं पड़ूंगा। 10:33 हो गए, 3 मिनट ज्यादा हो गए, मैं माफी चाहता हूँ। सब लोगों ने मुझे थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you so much, sir. Thank you sir.